लक्ष्य अकादमी कम्युनिटी क्लासेज में फिर उपाध्याय सर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम लोग आज की टॉपिक हमारी रहेगी मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में महाजनपद के बारे में पढ़ चुके हैं। ये भी आपको मालूम है कि बौद्ध परंपरा के अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 थी और जैन परंपरा के भी भगवती सूत्र के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 ही थी। और उस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। तो आज हम लोग यही चीज़ पर विचार करेंगे दोस्तों। देखेंगे कि ये जो मगध महाजनपद था आखिर क्या हुआ कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली हो गया, कारण क्या था इसका। तो हम आज इस पर क्या होगा कि मतलब संक्षिप्त रूप में ही इस पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक ना, जो हमारे एग्जामिनेशन की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कि मगध साम्राज्य का जो है, अगर पौराणिक के कथा के अनुसार, महाभारत कथा के अनुसार देखा जाए तो मगध साम्राज्य के संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है, जो जिसका प्रतापी शासक जो हुआ था वो जरासंध हुआ था, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, ठीक ना। तो हम आते हैं ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार। मगध साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो हर्यक वंशीय बिंबिसार महाराज थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मगध महाजनपद जो है इतना शक्तिशाली कैसे हुआ। उसके बाद हम इसके वंश के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि यहाँ हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था। ये तो आपको मालूम है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध साम्राज्य था, ठीक ना। देखिए इसके शक्तिशाली होने के मुख्य कारण क्या थे? तो देखिए विस्तृत उपजाऊ मैदान था इसका, समझे ना। जिससे क्या होता था कि आप लोग जानते हो क्या कि मगध जो है इसके एक राजधानी जो पाटलिपुत्रा है, ये सब कहाँ बसा हुआ था? तो ये नदियों के किनार पर बसे हुए थे। और नदियों के किनार पर जो बसे हुए नदियाँ जो, हाँ देखिए, नदियाँ द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, जिससे इसको फायदा हो रहा था कि बहुत ज़्यादा अनाज यहाँ उत्पन्न हो रहा था। और जो अनाज हम लोग से बच रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे? व्यापारिक, मतलब मगध साम्राज्य के लोग व्यापार के रूप में भी बेच दे रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था? व्यापारिक लाभ हो रहा था इनको। अब ये प्राकृतिक सुरक्षा, प्राकृतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत सुरक्षित स्थान था, चारों तरफ से सुरक्षित था ये। और जिसके कारण क्या था कि यहाँ लकड़ियाँ उपड़ियाँ मिल जाते थे और हाथियों की उपलब्धता थी। तो हाथ देखिए, तो लकड़ी मिल जाएगा तो लकड़ी से क्या हुआ कि रथ बनने लगेंगे, बहुत सारे काम होंगे लकड़ी से। और हाथी आप जानते हैं कि युद्ध में इससे बहुत बड़ी सहायता ली जा सकती है, ठीक ना। अब ये खनिज संसाधन, अब चूंकि देखिएगा लौह आयस की बहुत ज़्यादा यहाँ क्या थी कि उपलब्धता थी, जिसके कारण क्या होता है कि लौह आयस से हम बहुत सारे हथियार बनाए जा सकते थे, जिसका एक लाभ हुआ यहाँ। और सबसे बड़ी चीज़ था कि धान रोपाई का पद्धति का विकास यही से शुरू हुआ था, समझे ना बात। तो ये भी एक मतलब लाभ है। उसके बाद देखिए सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं इसको, इसकी राजधानी को मगध को सुरक्षा की दृष्टि से क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा कि देखिए मगध है, ये ऊपर भी तो उत्तर में क्या है? गंगा है, दक्षिण में तो विंध्य पर्वत है, और यहाँ देखिए ये पूरब में चंपा नदी है और यहाँ सोन नदी है। तो नदियाँ भी बहुत बढ़िया सुरक्षा के काम कर रही थी। उसके बाद आप जान रहे हैं क्या कि मगध जो साम्राज्य था, ये मतलब मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी ना, दो राजधानी थी इसका, एक गिरिवृज थी और एक पाटलिपुत्रा थी। अब देखिए जो गिरिवृज थी, जिसको राजगिरी आज बोला जाता है, ये क्या था कि ये 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। तो पहाड़ी से भी घिरी हुई थी, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया है ये, ठीक ना। ये भी इसके विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो देखिए तो उत्तर में क्या था? वृषभ की पहाड़ी थी, दक्षिण में ऋषभ पहाड़ी थी, ऋषभगिरी की पहाड़ी। और देखिए तो पश्चिम में क्या था? व्यवहार की पहाड़ी थी। और ये पूरब है बराह की पहाड़ी थी। ये देखिए हिंदुओं के लिए क्या है, ये काफ़ी मतलब ये धार्मिक स्थल है हिंदुओं के लिए। और ये भी क्या है कि ये जैन बौद्धों के लिए क्या है कि बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्थल है ये। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी राजधानी इसके जो पाटलिपुत्रा थी, ये भी देखिए ये गंडक, सोन और गंगा के किनार पर बसाई गई थी, ठीक ना। अजातशत्रु ये उदयन महाराज बसाए थे इसको, ठीक ना। तो अब देखिए तो ये भी है कि यहाँ से आप देखिए कि अगर ये क्या है कि 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, तो नदियाँ भी बहुत बड़ा सुरक्षा में अपना योगदान निभाती हैं। तो इस तरह से ये भी क्या था? बहुत सुरक्षित था। और जो इसके राजा मिले वो अति युग मिलते चले गए, जिसके कारण क्या है कि मगध साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया, ठीक ना। तो हम आते हैं अब यहाँ देखते हैं कि वंश के कालक्रम देखते हैं कि कौन कौन वंश जो है मगध साम्राज्य पर राज किया। देखिए
अब ये तो क्या है कि मगध पर राज किया। देखो तो राजवंश, उस समय के राजवंश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया। अब देखिए वो बात कि देखिए हर्यक वंश में कौन कौन राजा हुए, तो बिंबिसार महाराज हुए, अजातशत्रु हुए, उदयन हुए और नागदशक हुए। शिशुनाग में देखेंगे कौन हुए, शिशुनाग हुए, कालाशोक हुए और नंदीवर्धन हुए। और यहाँ देखते हैं नंद वंश में महानंदीन हुए, महापदनंद हुए, घनानंद हुए। तो ये जो देखो तीनों जो ये राजवंश है, इसका काफ़ी योगदान रहा मगध को शक्तिशाली करने में। सबसे ज़्यादा योगदान रहा हर्यक वंश का, क्योंकि ये प्रथम वंश है यहाँ का। तो देखिए तो अब देखते हैं हर्यक वंश। देखिए मगध का प्रथम वंश, मगध पूछे क्वेश्चन कि मगध का प्रथम वंश कौन है, तो हर्यक वंश है। इसके संस्थापक थे बिंबिसार महाराज। अब ये क्या है, राजधानी थी राजगिरी, गिरिवृष बनाया था इन्होंने राजधानी। तो पूछेगा कि राजगिरी शहर की स्थापना किसने करवाया था, तो आपको बताना होगा कि कौन कराए थे, हर्यक वंशीय शासक बिंबिसार महाराज करवाए हुए थे, ठीक ना। अब ये इनका उपनाम श्रोणिक था। क्या नाम था, श्रोणिक था, क्योंकि ये सेना रखने वाले, देखिए कहने मतलब क्या है कि ये सेना रखने वाले थे, अपनी अस्थाई सेना रखते थे। तो अस्थाई सेना भी किसी भी साम्राज्य को उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो इनके पास सेना भी क्या था, कि अस्थाई था। अब देखिए किसी भी युद्ध होगा, कोई भी युद्ध होगा, तो वहाँ का किससे लड़िएगा, सेना और हथियार से लड़िएगा। तो इनके पास अपना अस्थाई सेना था। अब देखिए विजय विस्तार या साम्राज्य विस्तार इन्होंने कैसे किया, तो ये देखिए प्रथम शासक हुए कि जो विजय विस्तार या अपने साम्राज्य विस्तार वैवाहिक संबंध के द्वारा शुरू किए थे। ये ध्यान रखना होगा कि प्रथम राजा कौन हुए मगध का, कि जो अपना साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध द्वारा स्थापित किए थे, तो वो हैं बिंबिसार महाराज। अब देखिए एक बात आता है, ये वैवाहिक संबंध, इन्होंने 3 विवाह किया था। कितने विवाह किए थे, 3 विवाह किए थे। ये तो महाकोशला जो थी, ये कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और जब इनसे ये शादी किए तो देखिए फैला था इनको। जब शादी किए तो काशी, आप जानते हैं काशी भी एक महाजनपद थी, तो काशी इनको दहेज में मिल गया। तो अब देखिए तो इस तरह से ये सुरक्षित हो गए। देखिए कोई अपने दामाद को तो मारेगा नहीं, बात है ना। तो यहाँ से इन्होंने सुरक्षित हो लिया, मतलब एक दहेजे मिल गया पूरे काशी महाजनपद इनको। अब देखिए अब क्या होता है कि इनकी जो ये पत्नी होती है महाकोशला, हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे ही क्या होता है कि इनको बिंबिसार महाराज को इनके पुत्र अजातशत्रु ने मार देता है, तो उनके वियोग में, अपने पति के वियोग में इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु होती है, तो इनकी पहली पत्नी महाकोशला की मृत्यु हो जाती है पति वियोग में। क्वेश्चन पूछेगा कि मगध साम्राज्य में कौन सी ऐसी पत्नी थी जिसका मृत्यु पति वियोग में हो गया था, या कौन सी ऐसी महारानी थी जिसका मृत्यु पति वियोग में हो गया था, तो वो थी महाकोशला। अब देखिए दूसरी विवाह इन्होंने चेलना से किया था, जो लिच्छवी राजकुमारी सेटक की पुत्री थी। तो आप जानते हो कि लिच्छवी वैशाली महाजनपद में आ रहा था। तो आप ध्यान दो, अब देखिए एक महाजनपद से यहाँ सुरक्षित, अब यहाँ से भी ये सुरक्षित हो गए, लिच्छवी से भी ये सुरक्षित हो गए। अब ये जो चेलना है, ये क्या थी, चेटक की पुत्री थी और लिच्छवी राजकुमारी थी। और इन्हीं से जन्म हुआ था अजातशत्रु का। ध्यान रखिएगा आप लोग, इन्हीं से किसका जन्म हुआ था, अजातशत्रु का हुआ था। अब देखिए एक बात और तीसरी जो बीवी थी, इनकी पत्नी थी, वो क्षेमा थी, जो मद्र राजकुमारी थी पंजाब की, पता ना। तो देखिए ये 4 इधर से तो तीनों तरफ से ये क्या हो गए हैं कि सुरक्षित हो गए। तो अब एक बात बताइए, सुरक्षा जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आप विकसित नहीं कर सकते। और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी इन राजाओं ने मगध को एकदम सुरक्षित कर दिया था, जिसके कारण मगध को विकास करने में क्या हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा सुविधा रहा। और यही कारण था कि ये सबसे शक्तिशाली होते चला गया। अब देखिए क्या होता है, अवंती, उज्जैन, मध्य प्रदेश थी ना। मध्य प्रदेश के मतलब अवंती के एक नरेश थे चंडप्रगुप्त, इनसे क्या हुआ था कि बिंबिसार का युद्ध हुआ। तो जब बिंबिसार महाराज देखे क्या कि लग रहा है कि अब ये युद्ध से काम नहीं चलेगा, हम मतलब जीत नहीं पाएंगे, हमारी क्षति हो रही है, तो इनसे इन्होंने संधि कर लिया तो ये दोस्त हो गए। तो यहाँ से भी क्या हो गया, मगध साम्राज्य सुरक्षित हो गया। अब देखिए एक बात और है कि कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो चंडप्रगुप्त थे, इनकी तबीयत खराब हो जाती है, पीलिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो जब ये पीलिया रोग से ग्रसित होते हैं तो इनकी देखभाल करने के लिए, इनकी चिकित्सा करने के लिए ये जो बिंबिसार महाराज हैं, वो राजवैद्य जीवक को भेजते हैं।
जीवक को भेजते हैं, राजवैद्य जीवक को भेजते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि चंड प्रघोत के सेवा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। और ये वही जीवक हैं जो भगवान बुद्ध को भी चिकित्सा करने के लिए गए हुए थे। तो आता है कि महात्मा बुद्ध की भी चिकित्सा करने के लिए कौन से राजवैद्य गए हुए थे? तो जीवक गए हुए थे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए अब आइए, अब देखते हैं क्या कि फिर क्या होता है कि बिंबिसार महाराज को इनके पुत्र ने, अजातशत्रु ने क्या करता है? इनका वध कर देता है। तो जब ये अजातशत्रु वध कर देता है तो यही कारण है कि इस वंश को, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश। ध्यान रखिएगा कि पितृहंता वंश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह हर्यक वंश। और देखिए एक बात कि बुद्ध परंपरा के अनुसार अजातशत्रु ने ही बिंबिसार का वध किया था, लेकिन जैन परंपरा इसको नहीं मानता है। जैन धर्म इसको नहीं मानते हैं कि अजातशत्रु इसका वध किया था, ठीक ना। तो यार ये बौद्ध परंपरा के अनुसार ये कौन सा वंश है? पितृहंता वंश है, हर्यक वंश। अब देखिए एक बात और आती है कि आप लोग जानते हैं क्या कि बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक है। कितने हैं? त्रिपिटक हैं। ये तो शुद्ध पिटक, देखिए चलिए हम आते हैं। तो ये तो बात आप जानेंगे कि पितृहंता वंश इसे क्यों कहते हैं। चलिए अब हम आते हैं अजातशत्रु। अब देखिए अजातशत्रु जो है, बात है ना, अजातशत्रु है। अब इनके देखते हैं शासनकाल। ये तो क्या किया कि बिंबिसार महाराज का वध कर दिया, वध के राजा बन गया। तो ये देखिए इनसे भी 2 हाथ आगे निकला। देखिए ये क्या था कि बिंबिसार की हत्या कर राजा बना था ये। इसका उपनाम क्या था? कुणिक था। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या कि बिंबिसार अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो आप बताइए कुणिक था ना। अब ये कौशल और वैशाली को पराजित किया। ये कौशल और वैशाली को पराजित किया। देखिए तो ये है कि नहीं आगे, ये अपना ममहारे पर अटैक कर दिया। ये क्या हुआ कि कौशल पर जैसे ही क्या हुआ कि जब ये मार देता है कि इनको, बिंबिसार को, तो देखिएगा कि बिंबिसार को जब मारता है तो प्रसेनजीत की बहन जो कौशल नरेश होते हैं उनकी ही बहन होती है महाकोशला, और ये दहेज में दिए रहते हैं काशी। तो जैसे इनको पता चलता है कि ये जो अपने पिता को मार दिया तो काशी को इनसे छीन लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि वहाँ युद्ध होता है। अजातशत्रु भाई चुप बैठने वाला है। ये क्या काम करता है अजातशत्रु कि वहाँ पर अटैक कर देता है। कहाँ? तो ये काशी मतलब ये कोसल पर, कोसल महाजन पर क्या करता है? ये अटैक कर देता है वहाँ। जब अटैक करता है वहाँ तो क्या होता है कि युद्ध होता है। युद्ध में जब ये देखते हैं कौन, फिर प्रसेनजीत को हम हारने लगे तो अपनी बेटी वाजिरा से, इसका शादी किससे कर देते हैं? वाजिरा से। वाजिरा से क्या करते हैं कि इसका शादी करते हैं। तो फिर देखिए काशी पहलहू दहेज में था, अब दहेज में हो गया। पहले ये क्या थे? तो ये इसका जीजा लग रहे थे, अब इसका ये दामाद बन गए हैं यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि काशी जस की तस फिर मगध साम्राज्य में है, दहेजे के रूप में है। तो ध्यान रखिएगा अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था? तो वाजिरा से हुआ था। अब देखिए फिर कि हम देखते हैं यहाँ कि कौशल और वैशाली, फिर ये क्या करता है कि वैशाली अपने ममहर पर, वैशाली देखिए आप पढ़े हैं ना कि लिच्छवी राजकुमारी कौन थी? चेलना थी और चेटक के पुत्री थी। तो देखिए ये जो लिच्छवी आ रहा था ये वैशाली गणराज्य में आ रहा था। याद रखिएगा कि वैशाली कितने गणराज्यों का संघ था? तो 8 गणराज्यों का संघ था, ठीक ना। अब ये तो क्या है कि वैशाली पर जैसे ही आक्रमण करता है तो यहाँ युद्ध होती है, और इस युद्ध में क्या होता है कि अजातशत्रु हार जाता है और इसको बंदी बना लिया जाता है। किसी भी तरह से क्या होता है कि अजातशत्रु यहाँ से छूटता है, फिर आ जाता है और फिर आकर बोलता है कि ये जब अपना, मान लीजिए वहाँ से जब ये हारा रहता है अजातशत्रु, तो एक बात समझिए कि राजा था, इसके दिमाग में बैठा था कि हमको लिच्छवी लोग हरा दिए हैं, तो अब तो वहाँ से जान बचानी थी, तो जान बचा लिया। फिर बोला अपने मामा लोग से कि देखिए मामा ठीक है, जो हुआ वो हुआ। नहीं, अब एक काम कीजिए कि अब हम लोग संधि कर लेते हैं और ये अपना एक मंत्री वहाँ भेज देता है जिसका नाम होता है वत्सकार। क्या नाम होता है? वत्सकार, यहाँ लिखा हुआ है, ये होता है। ये जाकर क्या करता है कि उन लोग राज्य में फूट डालने लगता है, तरह तरह के हथकंडा अपनाने लगता है कि भाई किसी भी तरह से यहाँ फूट पड़ जाए और हम क्या करें, फिर अजातशत्रु यहाँ आक्रमण कर दे, और वही होता है। और ये देखिए ये इतना चालाक था कि इनको वहाँ के हथियार के बारे में सब बता दिया।
हथियार के बारे में जितना था वो सब बता देता है। कौन? वत्सकार ने कि ये है, और बोलता है कि अजातशत्रु महाराज अब इस युद्ध में आप कुछ आधुनिक हथियार, कुछ दूसरे तरह का हथियार का प्रयोग कीजिए। तो याद रहिएगा कि वैशाली के युद्ध में ही महाशिला कंटक और रथ मुसल का नए मतलब रथ मुसल नामक नए हथियार का प्रयोग किया गया था। तो ये महाशिला कंटक क्या था? आप लोग देखे होंगे क्या कि बाहुबली में एक देखे होंगे क्या कि बड़े बड़े पत्थर को जो है शिला में पत्थर होता है, बड़े बड़े पत्थर को क्या किया जाता है कि देखते हैं लकड़ी के से मतलब लकड़ी का बनाया रहता है, उसमें रख कर तोपे बोलिए इसको, ये गोले बारूद नहीं फेंकते थे, मतलब आग नहीं फेंकते थे, तोप बोलिए उस समय का तोप, तो उसको क्या है कि लकड़ी के माध्यम से फेंकवाया जाता है, तो वही है महाशिला कंटक। और रथ मुसल आप देख ले होंगे क्या कि एक भलाल देख रथ से चल रहा है, ऐसे ऐसे रथवा पर घूम रहा है, वही है रथ मुसल। तो इसका प्रथम बार प्रयोग कहाँ हुआ था? वैशाली के युद्ध में। और किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या होता है कि अब वहाँ से क्या करता है ये अजातशत्रु, नहीं वैशाली को परास्त करके अपने राज में मिला लेता है। और एक बात और है, अभी तक अवंती जो है जीता नहीं गया है, तो अवंती से खतरा के कारण ये राजगीर का किला बंदी करवाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछेगा आपसे कि राजगीर का किला बंदी किसने करवाया था? तो आप बताइएगा अजातशत्रु ने। किसे? अवंती से खतरा के कारण, ठीक ना। अब देखिए, अब प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है इसी काल में होती है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का महानिर्वाण की प्राप्ति भी इसी काल में हुई थी। इसके शासन के 8वें वर्ष बाद बुद्ध की क्या होता है? महानिर्वाण की प्राप्ति होती है। और वहाँ से लाकर ये क्या करता है कि एक स्तूप बनवाता है, उनके एक अंग को लाकर स्तूप बनवाता है। देखिए स्तूप विहार अचैत्य। देखिए स्तूप क्या होता है? बौद्धों का पूजा स्थल होता है स्तूप, ठीक ना। और ये बिहार क्या होता है? बिहार में बौद्ध लोग रहते थे। अब ये चैत्य क्या होता है? तो जब बिहार में लोग निवास करते थे तो उसमें जो मंदिर होते थे बुद्ध को, उसको चैत्य कहा जा रहा था। तो आपको समझ में आ गई होगी कि स्तूप क्या है, बिहार क्या है, चैत्य क्या है। चलिए अब फिर हम देखते हैं क्या कि प्रथम बौद्ध संगीति इसी काल में होती है, ठीक ना। अब दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि फिर इसके बाद कौन आता है? तो उदयन आ जाता है। मतलब अजातशत्रु आ गए, अजातशत्रु के बाद कौन आया? तो उदयन आया, मतलब इसका पुत्र है। अब देखिए इहो देख ले रहता है कि आपकी बाबा को कौन मारे हैं? तो पिताजी मारे हैं। तो ये बात इसमें मतलब इसको भी ध्यान में रहता है कि भाई हमारे पिताजी ही ने अपने पिताजी को मारे हैं। तो ये क्या काम करता है कि इनका वध कर डालता है अजातशत्रु का। समझ ना बात? तो आपको अब मालूम हो गया होगा कि पितृहंता वंश क्यों है, क्योंकि ये लोग पिते को ही मारकर राजा बने हुए थे, ठीक ना। देखिए अब उदयन आता है, इसका ईस्वी है 460 है, 444 है। राजधानी ये क्या काम करता है? तो अब देखिए मगध साम्राज्य जो है विस्तृत हो चुका है, बड़ा हो चुका है, और शासन करना क्या हो रहा है? राजगिरी से थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है। तो इसीलिए इन्होंने राजगिरी से हटाकर मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्रा बनाया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था? तो कौन किया था? उदयन ने किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नागदशक होता है, जो इसका पुत्र होता है उदयन का। नहीं, अब ये नागदशक भी क्या करता है? इसका वध कर देता है। अब वध करके ये राजा बनता है। लेकिन जैसे ही राजा बनता है तो इसका अमत रहता है, महामात रहता है कौन? शिशुनाग रहता है। शिशुनाग देखता है क्या कि वहाँ की जनता भी त्रस्त हो चुकी है इन लोगों से कि लोग पितरी को मार कर ही क्या कर रहे हैं? अपनी मतलब राजा बन रहे हैं। तो थोड़ा सा भी मतलब चारों तरफ अगर ऐसा होने लगा समाज में तो ये खराब स्थिति है, सब लोग खराब लगने लगेगा। इसी का फायदा उठाता है शिशुनाग, और शिशुनाग फायदा उठाकर क्या करता है? नागदशक का हत्या कर देता है। अब नागदशक का हत्या कर देता है तो खुद सोचिए कि जब ये नाग राजा को मार दिया तो क्या होगा कि प्रजा जरूर भी वहाँ मतलब क्रुद्ध हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या काम करता है कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा न बनाकर वैशाली को बनाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था? तो शिशुनाग ने किया था, ठीक ना। और अपनी राजधानी कहाँ बना दिया? तो वैशाली बना दिया। अब देखिए क्या होता है कि वैशाली बनाता है, और इसके शासनकाल में एक बहुत प्रमुख घटना घटती है। अभी तक अवंती जीता नहीं गया था, ये अवंती को जीत लेता है और जीत कर मगध में मिला लेता है। बस इसमें यही एक क्या है? महत्वपूर्ण घटना है, समझना बात। अब ये फिर इसका पुत्र आता है कालाशोक। कालाशोक क्या करता है कि फिर से राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र बना देता है, और इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वैशाली में। इसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है,
और देखिए अब इसका अंतिम शासक हो रहता है नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन इसका क्या होता है, अंतिम शासक रहता है। और इसके बाद क्या होता है, आता है नंदवंश। इसके बाद कौन वंश आता है, नंदवंश। देखिए ये इसके बारे में कहा जाता है कि नंदवंश जो था, इनकी जो महारानी थी उनसे इसका काफ़ी हेलमेल था, समझ सकते हैं क्या था, ठीक ना। और ये जात से नाई था, ये जात से क्या था, नाई था। और यही कारण क्या किया कि जब रानी से ही इसको संपर्क बन गया था तो इसको मारने के लिए क्या काम करता है कि देखिए नाई लोग क्या होता है, अस्तूरा रख रहते हैं, अस्तूरा से इनका गर्दन काट देता है नंदीवर्धन का। और गर्दन काट के एक नया राजवंश का स्थापना करता है जिसका नाम होता है नंदवंश, ठीक ना। तो इस नंदवंश का संस्थापक कौन था, तो महापद नंद था। कौन था, महापद नंद था। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि उपाधि, ये उपाधि क्या लिया था, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान के लो। एक राट की उपाधि लिया था, छत्री विनाशक का उपाधि लिया था, और द्वितीय परशुराम का भी उपाधि ये धारण किया था महापद नंद। नहीं, और फिर क्या होगा कि जब ये राजा बनता है तो कालिंग पर आक्रमण करता है। कालिंग वही है उड़ीसा वाला, और इस कालिंग पर महत्वपूर्ण आक्रमण के बारे में हम लोग सम्राट अशोक के शासनकाल में पढ़ेंगे, अभी नहीं। कालिंग पर ये भी आक्रमण करता है कौन, नंदवंश कि मतलब महापद नंद ने, और उसको मगध में मिला लेता है। और वहाँ देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ से जीनसेन की मूर्ति को मगध में लाता है। तो क्वेश्चन पूछता है क्या कि जीनसेन की मूर्ति को मगध में किसने लाया था, तो आप बताइएगा, महापद नंद ने। और इसका अंतिम शासक होता है घनानंद। इसका अंतिम शासक कौन होता है, घनानंद, जिसके बारे में हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो उस टॉपिक में इसको बहुत विस्तृत से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद अब आ जाएगा मौर्य साम्राज्य। नहीं, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो भारत को क्या करेगा, मतलब ये मगध को क्या करेगा, मतलब पूरे भारत में फैला कर रख देगा चारों तरफ, समझे ना बात। तो उस वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा, अगर बढ़िया लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।